नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। ठंड अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ती जा रही है। शीतलहर के साथ स्माग छाया हुआ है, जिससे भगवान सूर्यदेव के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। जनपद में शुक्रवार का दिन सर्द सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। गर्म व ऊनी कपड़ों में लिपटने के बाद भी पूरे दिन लोगों की कंपी छूटती रही। शीतलहर के चलते सड़कों पर आवागमन भी कम रहा। जरूरी कार्यों से ही लोग बाहर निकल सके। कहना ना होगा कि दिन बदल रहे, लेकिन नहीं बदल रहा है तो वह है मौसम। जिले में शीतलहर, कोहरा और गलन की मार लगातार बरकरार है। शुक्रवार की सुबह जनपद कोहरे की चादर में लिपटा रहा। दृश्यता काफी कम रही। शहर से लेकर दूर दराज गांवों, हाईवे पर अपने 3 से 4 मीटर आगे तक ही कुछ नजर नहीं आ रहा था। शुक्रवार को स्थिति बाकी के दिनों से भी खराब रही। स्माग छाने से पूरे दिन धूप नहीं निकल सकी। भगवान सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने और ठंडी हवाएं चलने से गर्म और ऊनी कपड़ों में लिपटने के बाद भी लोगों की कंपी छूटती रही। कड़ाके की ठंड के चलते दिन में भी लोगों के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों में हीटर, गैस बर्नर, अंगीठी, लकड़ी, कोयला, उपले जलाकर ठंड से बचाव का प्रयास करते रहे। गली मोहल्लों में लोगों ने अलाव का सहारा लिया। भीषण ठंड के चलते परिदे भी घोंसलों में ही दुबके रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बाजार देर से खुले और जल्द बंद हो गए। नपा की अलाव की व्यवस्था इस भीषण ठंड में ऊंट के मुंह में जीरा जैसे साबित हो रही। इस बात पर यकीन करने के लिए आप लोगों की राय सुन सकते हैं। ठंड तो बहुत इस समय तेज पड़ रही है। आज 3-4 दिन से गलन की बहुत ज़्यादा वो हो गया है। और नगर पालिका द्वारा अलाव की तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। न किसी चौराहे पे अलाव जल रहा है, न कुछ कोई भी कार्यक्रम हो रहा है ऐसा जिससे कि गरीबों को या किसी को राहत मिले। कुछ चौराहा जला कि नहीं जला? चौक वौक पर दिखा है, लेकिन बाकी और कहीं तो नहीं दिख रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? नगर पालिका फिर नजर आ रही है? नहीं, नगर पालिका के तरफ से तो कोई व्यवस्था दिख ही नहीं रही है। लग रहा है ऐसा कि जैसे ठंड में इस बार कोई व्यवस्था ही नहीं है। न कहीं पानी की व्यवस्था है, न कहीं आग जलाया जा रहा है। क्या चाहते हैं? कुछ लोग अपने से आग जला के, अब लोग कुछ लोग अपने आप जो भी कहीं से खरीद उरीद के लकड़ी ला करके आग उग जला के या गत्ता उत्ता से जला उला के सेक उक रहे हैं। बाकी और कोई व्यवस्था तो नहीं दिख रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? भाई हम लोग तो यही चाहेंगे कि हर चौराहे पर, हर चट्टी पर जो है अलाव की व्यवस्था हो, ताकि गरीब और जो भी आदमी आने जाने वाले हों, जो ठंड लगती है तो वो अपना उससे कुछ राहत मिले। ठंड 2 दिन से बहुत काफ़ी बढ़ गई है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और कुछ चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है, लेकिन सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिससे राहगीर परेशान है, आम जन परेशान है। अलाव की व्यवस्था जो है संपूर्ण रूप से अभी नहीं की है। क्या लग रहा है नगर पालिका उदासीन है इस मामले में? नगर पालिका क्या कहा जाए? नगर पालिका उदासीन कहें या तो ये कह लें कि नगर पालिका कुछ चिन्हित जगहों पर केवल जलवा रहा है। हर चौराहे पे अभी अलाव की व्यवस्था नहीं है, या तो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। ठंड की क्या स्थिति है? ठंड काफ़ी है, गलन बहुत। ठंड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ठंड तो बहुत बेतहाशा है, जीना एकदम मुश्किल है। क्या लग रहा है ठंड में बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? सब एकदम जो जहाँ पड़ा वहीं का पड़ा है, बस बहुत ज़रूरी होता है तभी निकला जाता है। और जो क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं अलाव की। नगर पालिका प्रशासन वो अब फेल ही है समझ लीजिए। एक तरफ से वही चिंतित जगह पे जैसे रोडवेज वो बहुत बड़े बहुत नामी जो चौराहे उन पे, छोटे चौराहों पे कोई ध्यान नहीं है। लोग ठिठुर रहे हैं, जो जैसे है वैसे खुले जानवर वानवर को तो आप देख ही रहे हैं। कोई सिस्टम ही नहीं है। तो नगर पालिका जनता पूरी परेशान है? जी हाँ, पूरी तरीके से एकदम। ठंड में नगर पालिका पूरी तरह फेल है? हर तरफ से फेल है। जी हाँ, हर तरफ। नहीं सर, यहाँ तो पूरे ठंडक में अभी तक कभी नहीं आग जली है, ना लकड़ी गिरती है यहाँ पे। अभी इसका कोई
ठंड की स्थिति तो तेज़ है, काफ़ी ठंडी लग रही है। क्या नगर पालिका की व्यवस्था नहीं करती है? नहीं, यहाँ पर तो अभी नहीं कोई व्यवस्था की है, नगर पालिका के द्वारा भी कोई नहीं है। क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं ठंडी पड़ गई है, कुछ ईंट उट अरे लकड़ी उकड़ी लगाएं यहाँ पे, लोग आग उग जला के बैठे हैं चौराहे पे। यहाँ यात्री जाते हैं? हाँ, लोग आते जाते हैं यहाँ पे। अब ठीक है, लिए चौराहे पे शाम को रोज़ लकड़ी गिरती है यहाँ पे। हाँ, आने जाने वाले लोग तापते हैं रुक के। ठंड क्या स्थिति इस समय है? सब बहुत ज़्यादा ठंडी है, 2-4 दिन से गलन बहुत ज़्यादा पड़ रही है। समय समय से लकड़ी गिरती है, कभी कभी गिरती है? नहीं, समय समय से गिर जाती है डेली। कब गिरती है? वही शाम को 6 बजे। स्वामी विवेकानंद की जयंती अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत डीजी शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु लगभग 50 छात्र छात्राओं को प्रतीकात्मक रूप से स्मार्टफोन एवं टैबलेट का वितरण किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, डिप्लोमा, कौशल विकास प्रशिक्षण में अध्ययनरत होना चाहिए। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो हमारे स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, उसी के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ के बाद BSc BCom और जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको जो है जो हमारी यूपी गवर्नमेंट की जो योजना है बच्चों को सशक्तिकरण करने की, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने वितरण किया। हम सब लोगों ने यहाँ पे उसको टोटल मिला है हमारे यहाँ जो है 4,500 के करीब। और यहाँ पे चूँकि समय का अभाव था, इसलिए 50 बच्चों के करीब दिया गया है, सबको आज बांटा गया है यहाँ पे। बच्चों को संदेश यही देना चाहेंगे कि बच्चे जो है इसका सकारात्मक यूज़ करें और निगेटिव इम्पैक्ट पे इसके ध्यान रखें, उससे बचें, निगेटिविटी न ले आवे कोई प्रकार की जो है, जैसा कि बच्चों करते हैं। नहीं, बच्चे तो बहुत खुश हैं। युवा दिवस है, युवा दिवस पे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? युवा के लिए मोबाइल मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी? बहुत खुश हैं बच्चे और हमारी सबके लिए, अपने सभी बच्चों के लिए शुभकामना है कि इसका सदुपयोग करें और आगे बढ़ें इससे जो। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान जलथल और नभ से निगरानी की जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की छुट्टियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 26 जनवरी तक पुलिस विभाग की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर हैं, उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। यूपी में सुरक्षा कड़ी करने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दृष्टिगत मुख्यालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा शुक्रवार की परेड में जनपद के समस्त अधिकारी गणों के अपने अपने अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी गणों को उक्त निर्देशों का अवलोकन कर पढ़कर सुनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में शुक्रवार को पुलिस लाइंस आजमगढ़ व जनपद के समस्त थानों पर शुक्रवार की परेड में उपस्थित पुलिस अधिकारी कर्मचारी गणों को मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराकर बलवाड़ ड्रिल कराया गया। इस दौरान जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्यक्रम के संबंध में अपने अपने थाना क्षेत्रों में समुचित सुरक्षा एवं सुगम यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे तथा अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप आदि स्थानों पर आवश्यक चेकिंग का कार्य करें। जनपद में हाईवे व मुख्य मार्गों पर यूपी 112 PRV के वाहनों से सक्रिय एवं प्रभावी पेट्रोलिंग किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारी बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही वाहन में सदैव दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, यूपी 112 की गाड़ियों, टैबलेट व अन्य उपकरणों के बेहतर रखरखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उक्त कार्यक्रम प्रतिभाग करने हेतु वृहत संख्या में श्रद्धालुओं एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सड़क एवं रेल मार्ग अयोध्या आगमन, प्रवास तथा प्रस्थान किया जाएगा, जिसके दृष्टिगत जनपद में समुचित सुरक्षा एवं सुगम यातायात प्रबंधन समय से किया जाएगा।
जनपद के मुख्य मार्गों पर लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों को सूचीबद्ध कराते हुए क्रियाशील कराया जा रहा है तथा समस्त प्रतिष्ठान भवन स्वामी को जागरूक कर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। हाईवे एवं मुख्य मार्गों पर स्थित टैक्सी, टेम्पो स्टैंड, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट तथा फुटकर प्रचलित जलपान इत्यादि की दुकानों के संचालकों तथा उनके कर्मियों का विधिवत सत्यापन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश से अवगत कराया जा रहा है। हाईवे एवं मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले पेट्रोल पंपों, टोल प्लाजा व होटलों पर स्थापित शौचालयों की साफ सफाई तथा विशेष तौर पर महिला शौचालयों को संबंधित से समन्वय स्थापित कर अनिवार्य रूप से स्वच्छ एवं क्रियाशील करा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण से पहले सभी जनपदों को सजाने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का लोग लाइव प्रसारण देखेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर 16 से 22 जनवरी तक जिले के सभी मंदिरों में कीर्तन भजन का आयोजन होगा। एक सप्ताह पूरा माहौल भक्तिमय हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिरों के साथ ही घर घर दीप जलेंगे। साथ ही सरकारी कार्यालय और विद्यालय झालर से रोशन होंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव की ओर से प्रशासन को पत्र जारी हुआ है। इसके बाद प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में जुट गया है। प्रदेश के सभी कार्यालयों में 22 से 27 जनवरी तक विशेष प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। लोग घरों में भी विशेष प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। सरकारी इमारतों, स्कूल, कॉलेज को भी दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। जानकारी एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने दी। तैयारी आजमगढ़ में प्रशासन की तरफ से की गई है। यहाँ कुछ जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने सरकारी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि शासनादेश में जो वर्णित व्यवस्था है उसके हिसाब से सभी शासकीय कार्यालय हैं, जैसे तहसीलों की बिल्डिंग्स हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट का भवन है, इन सब की साफ सफाई का अभियान 14 जनवरी 2024 से चालू रहेगा और ये अनवरत चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त साज सज्जा के लिए जो इसकी लाइटनिंग है वो 20 जनवरी से लेकर के और 27 जनवरी तक लाइटनिंग रहेगी। और अन्य सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जैसे जनपद स्तर पर अयोध्या जी में और अन्य जनपदों में हो रहा है उसी तरह से वो अपने तहसील भवनों की भी लाइटनिंग कराएंगे, साफ सफाई कराएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के पुण्यतिथि पर शुक्रवार को नेहरू हाल के सभागार में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ सामाजिक चिंतक विजय नारायण व संचालन राणा प्रताप यादव ने किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गोविंद यादव ने कहा कि देश की सारी बड़ी बीमारियां राजनीति से ही दूर होगी। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की आवश्यकता है, तभी सही चुनाव हो सकेगा। व्यवस्था परिवर्तन व सत्ता परिवर्तन की लड़ाई ही स्वर्गीय शरद यादव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज देश पर बड़ा खतरा है। सड़कों पर आंदोलन नहीं हो रहे, सड़कें सुनी हो गई है। उक्त विचार है शरद यादव जी के करीबी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष राम सिंह ने व्यक्त किए। वह शुक्रवार को यहां नेहरू हाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि पर विचार व्यक्त कर रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आज भारतीय इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कभी अंग्रेजों के मुखबिर थे, आज सत्ता में है और धर्म के आधार पर देश को तहस नहस करना चाहते हैं। इनका विरोध शरद यादव के विचारों से किया जा सकता है। वरिष्ठ समाजवादी विचारक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दुबे ने कहा कि शरद जी ने जीवन के अंतिम समय में हुई कहा था कि अब राजनीति कार्यकर्ताओं गरीबों के हाथ से निकलकर धनाढ्यों के हाथ में जा रही है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम शरद यादव के विचारों के अनुरूप कार्य कर सके तो यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंतराज यादव ने कहा कि शरद जी ने एक मुलाकात में कहा था कि जाति के खिलाफ जमात को जोड़ना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। रामचंद्र यादव ने कहा कि शरद यादव 3 बार सांसद, 4 बार राज्यसभा सदस्य रहे। वे सड़क से लेकर संसद तक गिट्टी मिट्टी तोड़ने वालों की बात करते रहे, इसलिए हम उनके साथ रहे। जुल्फिकार बेग ने कहा कि यहाँ सारे लोग ईमानदार हैं, इनके द्वारा ही वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है।
सबको साथ आकर आंदोलन करने की जरूरत है। इस अवसर पर चंद्रपाल सिंह यादव, पतिराम यादव, डॉक्टर सुरेश यादव, हवलदार यादव, वीरेंद्र सिंह, रामजम यादव, आनंद उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। पुण्यतिथि थी। हमारी मान्यता है कि शरद यादव इस देश की राजनीति के एक तरह से सबसे शानदार कड़ी थे। उनके निधन से देश की वह कड़ी टूट गई है जो आज की राजनीति में, वर्तमान राजनीति में देखने को मिल रही है। शरद यादव समाजवादी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने देश की राजनीति में सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ही शानदार काम किया। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 75 में जो इमरजेंसी लगी थी तो उस समय शरद यादव और मुस्लिम में 2 ही आदमी ऐसे थे जिन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे करके और कहा कि संसद का कार्यकाल 5 साल का होता है। इंदिरा जी ने इसे 6 साल का कर दिया है, इसलिए हम 5 साल के लिए चुने गए हैं, आगे हम काम नहीं कर सकते। इस तरह से त्याग बलिदान जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में और वहाँ के स्थापित नेता को हरा करके, उनके पोता को हरा करके देश की राजनीति में अपने को स्थापित किए और बेसहारा, लाचार, बेजुबान की जुबान वो बराबर बने रहे। हरदम गरीब के लिए, शोषित के लिए, उपेक्षित के लिए, नौजवानों के लिए संघर्ष करते रहे। और जब उनका निधन हुआ उसके 1 महीना पहले दिल्ली में मिले थे और उनका एक ही शब्द हमें अभी आज तक याद है कि उन्होंने कहा कि देश की राजनीति अब गरीब आदमी के हाथ से, साधारण कार्यकर्ता के हाथ से निकल गई है। अब यह राजनीति पूंजीपतियों, पैसा वालों के हाथ में चली गई है। गरीब आदमी, लाचार आदमी केवल राजनीति को देख सकता है, राजनीति कर नहीं सकता। साधारण कार्यकर्ता जैसे पहले की राजनीति में शिखर पर पहुंच जाते थे, अब कोई किसी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाएगा। तो इन शब्दों के साथ हम शरद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ काम करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। शरद जी के व्यक्तित्व के बारे में। शरद जी बहुत व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। छोट कार्यकर्ता के लेके के बड़े कार्यकर्ता को चिन्हने और पहचानने का काम करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में केवल मिट्टी तोड़ने वाले, गिट्टी तोड़ने किसानों की बात करते थे। वो एक महान आदमी थे जो हरदम बैकवर्ड क्लास की लोगों की ही बात रखते थे। जो इस देश में गरीब आदमी है उसी के बारे में वो सोचते थे और उन्हीं के बारे में हर संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाने का काम करते थे। आज जो इंडिया गठबंधन में असमंजस की स्थिति है, अगर शरद यादव जी होते तो शायद इसकी कमी खल रही है। वो आज नहीं होती। जब शरद यादव आज के डेट में रहते तो उनकी कमी खल रही। देश की राजनीति में मतलब अपूर्ण क्षति हुई है। हाँ, बहुत बड़ी क्षति हुई शरद यादव के मर जाने से। सारे लोगों की, गरीब की आवाज उठाने वाला आज के डेट में कोई बचा नहीं है कि गरीब का आवाज ईमानदारी से लेकर सांसद से सड़क तक उठाने का काम करे। हम लोगों को उनकी मृत्यु बहुत अखरती है। हम लोग भी थोड़ी समय से पहले बेचारे मर गए, इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा बहुत कष्ट हुआ। कि शरद जी के जीवन के बारे में, उनके काम करने के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, गरीबों का जो उन्होंने योगदान उनका था उसके बारे में लोगों को बताना है। जनता में ये बताना है कि शरद जी ने एक युग बदल दिया। मंडल कमीशन अगर शरद जी नहीं होते तो शायद बीपी सिंह लागू नहीं करते। ये शरद जी की देन थी कि इस देश के करोड़ों लोगों को नौकरी में दिलाए और आज उनकी सत्ता में भागीदारी है। ये उनका लक्ष्य था और उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य था कि वो जातिवाद और धर्म के खिलाफ थे। वह कभी धर्म पर और जातवाद पर विश्वास नहीं करते थे। लड़ाई गरीब की लड़ते थे लेकिन बड़ी जात के खिलाफ भी कभी वो भाषा नहीं प्रयोग करते। क्यों मनाई जा रही है? आज पुण्यतिथि इसलिए मनाई जा रही है कि इस देश में जो गैप हो गया है राजनीति का, उनके रास्ते पर कुछ नौजवान निकलेंगे। आगे देश बनाने के लिए, देश को बचाने के लिए संघर्ष तेज होगा। इस मंच पर हमारे जितने लोग भी नेता आए हुए हैं, सबका कहीं न कहीं त्याग है। अपने जीवन में इन लोगों ने देश बनाने के लिए काम किया, कभी घर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत संगठन अटेवा के जिला ब्लॉक एवं न्याय पंचायत पदाधिकारी की मासिक समीक्षा बैठक जनपद मुख्यालय के परानापुर क्षेत्र में संपन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुभाष चंद यादव तथा संचालन घनश्याम ने किया। बैठक में पेंशन शहीद स्वर्गीय रामाशीष सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बैठक में प्रत्येक ब्लॉक के संयोजक प्रतिनिधियों ने अपने ब्लॉक की कार्य योजना और आगामी गतिविधियों को बताया। जिला संयोजक सुभाष चंद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में अटेवा के आगामी कार्य योजना को प्रस्तुत करते हुए जिला इकाई एवं ब्लॉक इकाई के तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेशीय मंत्री विजय प्रताप यादव बुढ़नपुरी ने 12 जनवरी से 25 जनवरी 2024 तक अटेवा पुरानी पेंशन जन संवाद कार्यक्रम के विषय में बताते हुए कहा कि पेंशन की लड़ाई में प्रत्येक युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर, व्यापारी सबको जोड़कर उसके महत्व को बताना है। मंडल संगठन मंत्री रामरतन यादव ने संगठन के रन फॉर ओपीएस ट्विटर अभियान के विषय में जानकारी दी। इस दौरान अटेवा के मीडिया प्रभारी नवल किशोर यादव ने रन फॉर ओपीएस कार्यक्रम में लखनऊ में अधिक से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को शामिल होने की अपील की। अधिवक्ता परिषद के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर शुक्रवार को दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के नवीन सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर अधिवक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। गोष्ठी को संबोधित करते हुए अधिवक्ता परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने कहा कि भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने न सिर्फ अपने भाषणों से बल्कि अपने पूरे जीवन काल में जैसे उदाहरण प्रस्तुत किए वो दुनिया को सिखाने वाले हैं। उनके काम और विचार आज भी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं की विचारधारा और जीवन को सही दिशा देने के उद्देश्य 1985 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद औपनिवेशिक भारत में हिंदुत्व के पुनः उद्धार और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए जाने जाते हैं। हम सबको उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए। बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री राजेश कुमार सिंह पाराशर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से देश के युवाओं को प्रेरित किया, वैश्विक पटल पर भारतीय दर्शन और सर्वधर्म समभाव के विचार को मजबूती दी। गोष्ठी को रतिभान सिंह, संजय द्विवेदी, मोनिका सिंह, अभ्यदत्त गोंड, वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर राम नारायण राय, संजय सिंह, उद्यभान सिंह, हरेंद्र सिंह, केशरी सिंह, अम्बारीश अग्रवाल, विनय मिश्र, रूपा गुप्ता, उषा गौड़, लक्ष्मी वर्मा आदि बहुत से अधिवक्ता उपस्थित रहे। गोष्ठी की अध्यक्षता अधिवक्ता परिषद के जिलाध्यक्ष राधेश्याम मालवीय ने तथा संचालन विनोद कुमार सिंह ने किया। आकांक्षा समिति के बैनर तले जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को आकांक्षा समिति द्वारा आयोजित रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में लाइफ लाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं के द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक करना था, जिसकी वहां पर उपस्थित सभी जनमानस के द्वारा काफी सराहना की गई और यह भी कहा गया इस जागरूकता अभियान के द्वारा रक्तदान करने को लेकर जो समाज में भ्रांतियां फैली है वह दूर होगी एवं ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करने के लिए आगे आएंगे। चल एक काम कर, एक राउंड घूम। हाँ चल ठीक, अब खड़ा हो जा चुपचाप। हाँ अब बता कितनी होगी। आज तो मेहरबान के दरगान साहिबान हो जाइए सावधान, क्योंकि अब बारी है आपको समझने और सोचने की कि हमारे बच्चे दिखाने वाले हैं आपको रक्तदान पे सच्चाई। तो आ जाओ बच्चों। तथा हार्ट अटैक का खतरा खत्म। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर, चिंता तनाव जैसे खतरे खत्म। एक्सीडेंट हो गया है, इनको खून की कमी है, कोई खून दे सकता है? सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। क्या हुआ भाई, क्या
साथ ही लाइफ लाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बच्चों द्वारा मुबारकपुर, सठियाव और जहनागंज में भी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। समिति की पदाधिकारियों ने बताया कि 14 जनवरी को रमा हॉस्पिटल में वृहद रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के पीछे आकांक्षा समिति का एकमात्र उद्देश्य यही है कि रक्त की कमी से कोई मौत ना हो। 14 तारीख को हम आकांक्षा समिति की तरफ से हम एक कहाँ पर रामा हॉस्पिटल में हम रक्तदान का आयोजन करा रहे हैं। जो लोग स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे और दूसरों के जीवन के प्रति जो संकल्पित हैं, उन लोगों के जीवन बचाने के प्रति उन लोगों में अवेयरनेस करने के लिए आज का कार्यक्रम चलेगा। ये 3 दिन तक चलेगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसको हम इस जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा स्टेप लिया है, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है जो कि 14 जनवरी को रामा हॉस्पिटल में किया जाएगा। उससे पहले 2 दिन का ये हम लोग स्ट्रीट प्ले के थ्रू अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, क्योंकि रक्तदान के बारे में लोगों को बहुत गलतफहमी है कि ये गलत चीज़ है या इससे कोई फ़ायदे नहीं है। इसके फ़ायदे लोगों को पता नहीं है, तो ये स्ट्रीट प्ले के थ्रू हम लोग उसके फ़ायदे बताना चाह रहे हैं लोगों को, और लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं कि रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। एनुअली 1 साल में 2 बार किया जा सकता है। एक स्वस्थ आदमी 1 साल में 2 बार रक्तदान कर सकता है, तो वो हम सबको करना चाहिए। 14 जनवरी हम लोग ने डेट इसलिए चूज़ की क्योंकि सब लोग 14 जनवरी को दान का महत्व जानते ही हैं। कलयुग में सोना चांदी इन चीज़ों का दान से ज़्यादा बढ़कर है रक्तदान। तो लोग अगर 14 जनवरी को ही एक डेट मान लें कि हम रक्तदान करें, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा सबके लिए। और रक्तदान से जो लोगों की जान बचाई जाती है, उसमें मुझे लगता है लोगों को काफ़ी इसका ये उद्देश्य है कि जो लोग रक्त की कमी से लाखों लोगों की मौतें हो जाती हैं, उनको जीवन दान देने के लिए, रक्तदान करने के लिए उत्सुक करने के लिए हम लोग ये स्किट तैयार करके अपने अदर जगहों पर जा के हम लोग ये प्रोत्साहन दिला रहे हैं। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।